Namaskar. The Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples. Part 2. Second Visit to America. Part 2. अमेरिका का दूसरा भ्रमण भाग 2 एपिसोड 5। 1900 का ग्रीष्मकाल अमेरिका की धरती पर स्वामी विवेकानंद का अंतिम प्रवास अपने उत्कर्ष पर था। कैलिफोर्निया की शांत वादियों से लेकर न्यूयॉर्क की व्यस्त गलियों तक उनकी वाणी आत्मा को छूने वाली रोशनी बन चुकी थी। लॉस एंजल्स, पासाडेना और सैन फ्रांसिस्को में उनके शिष्यों ने वेदांत का बीज बोया और 14 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई। मई के अंत में वे अपने शिष्यों से विदा लेकर पूर्व की ओर रवाना हुए। शिकागो में पुराने मित्रों से मिले और 7 जून को न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां वेदांत सोसाइटी की प्रगति देखकर उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्हीं दिनों उन्होंने गीता की कक्षाएं ली, व्याख्यान दिए और अपने निकटतम शिष्यों से आत्मीय संवाद किया। सिस्टर निवेदिता भी उनके साथ थी। भारतीय नारी जीवन और प्राचीन कला पर उनके प्रेरणादायक व्याख्यान ने अमेरिकी समाज को नई दृष्टि दी। इसी दौरान मिस मिनी बुक ने उन्हें 160 एकड़ भूमि भेंट की, जहां स्वामी जी ने स्वामी तुरायानंद को शांति आश्रम स्थापित करने का आदेश दिया। यह क्षण अत्यंत भावुक था जब स्वामी जी ने कहा, जाओ वेदांत का ध्वज वहां फहरा दो और स्वयं उस जीवन को जियो, शेष सब मां संभालेंगी। अंततः जुलाई के अंतिम दिनों में वे पेरिस के लिए प्रस्थान कर गए। पीछे छोड़ गए दीप की वह ज्योति जो अमेरिका की आत्मा में वेदांत का प्रकाश बनकर आज भी जीवित है। स्वामी जी का यह प्रवास केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति का संदेश था। भारत की शक्ति, संस्कृति और अध्यात्म का अमर उद्घोष। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामी विवेकानंद। 1900 के मई महीने तक स्वामी विवेकानंद का कार्य कैलिफोर्निया में फलने फूलने लगा था। लॉस एंजल्स और पासाडेना की वेदांत संस्थाओं में उनके शिष्यों द्वारा नियमित बैठकें हो रही थी। स्वामी जी को कई पत्र प्राप्त हो रहे थे। लोग उनसे लौट आने की विनती कर रहे थे, परंतु उत्तर कैलिफोर्निया में उनका कार्य उन्हें वहां रोक रहा था। ऑकलैंड और अल्मीरा में छोटे छोटे अध्ययन समूह बन चुके थे और 14 अप्रैल 1900 को उन्होंने सैन फ्रांसिस्को वेदांत सोसाइटी की औपचारिक स्थापना की। स्वामी जी के इस अंतिम अमेरिकी प्रवास के दौरान कुछ ऐसे शिष्य और मित्र बने जो आजीवन उनके अनुयायी बने रहे। कैरी मिडविकॉफ, एलिस हैंसब्रफ, थॉमस एलन, बेंजामिन एस्पिनल, डॉक्टर मिलबर्न लोगन, कार्ल पीटरसन, अल्बर्ट वोलबर्ग। इनमें से अंतिम 3 सैन फ्रांसिस्को वेदांत सोसाइटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव भी थे। स्वामी जी के कैलिफोर्निया प्रवास के अंतिम चरण में उन्हें श्रीमान और श्रीमती फ्रांसिस लेगेट का एक अत्यंत आग्रहपूर्ण निमंत्रण प्राप्त हुआ, जो उस समय लंदन में थे कि वे जुलाई में पेरिस आ जाएं। साथ ही उन्हें एम जेराल्ड नोवेल और कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियंस की विदेशी प्रतिनिधियों की समिति ने भी आमंत्रित किया था, जो कि 1900 की पेरिस प्रदर्शनी के साथ सितंबर में आयोजित होने जा रही थी। इस प्रतिष्ठित सभा के समक्ष स्वामी जी को व्याख्यान देना था। स्वामी जी ने इन सभी निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया
परंतु उन्होंने सोचा कि यूरोप रवाना होने से पहले कुछ सप्ताह न्यूयॉर्क में बिताना अधिक उपयुक्त हो। अतः 29 मई की संध्या को डॉक्टर लोगन के घर में अपने अंतिम लेक्चर के बाद उन्होंने अपने शिष्यों और मित्रों से विदाई ली। वादा किया कि शीघ्र ही स्वामी तुरायानंद नामक एक अत्यंत आध्यात्मिक सन्यासी को कैलिफोर्निया में वेदांत आंदोलन का नेतृत्व सौंपा जाएगा। अगले दिन 30 मई को वे ऑकलैंड मॉल से सॉदर्न पैसिफिक की ओवरलैंड लिमिटेड ट्रेन में सवार हुए और पूर्वी तट की ओर प्रस्थान किया। महाद्वीप पार की इस थकाऊ रेल यात्रा को उन्होंने शिकागो में 4 दिन रुककर थोड़ा सहज किया, जहां उन्होंने अपने कई पुराने मित्रों से मुलाकात की। 7 जून को वे न्यूयॉर्क पहुंचे और वहां की वेदांत सोसाइटी में रहने लगे, जो अब ईस्ट 58th स्ट्रीट पर 102 नंबर की एक 4 मंजिला इमारत में स्थित थी। वहीं उन्होंने अपने कई शिष्यों और श्रद्धालुओं से भेंट की। स्वामी जी वेदांत सोसाइटी की प्रगति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, विशेष रूप से स्वामी अभेदानंद के नेतृत्व में। यद्यपि यह युवा संस्था अपनी आंतरिक गतिविधियों में कभी कभार हल्के उतार चढ़ाव से गुजरी थी, फिर भी अब वह संतुलन और सामंजस्य के एक सुंदर दौर में प्रवेश कर चुकी थी। बसंत 1900 में श्री लेगेट ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह कोलंबिया विश्वविद्यालय के डॉक्टर हर्शेल सी पार्कर को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। सदस्यता सूची प्रारंभ की गई, संस्था के कोष में वृद्धि हुई और एक संपूर्ण इमारत को उसका मुख्यालय बनाने के लिए किराए पर लिया गया। इस समय वेदांत सोसाइटी के मानद सदस्यों में रेवरेंड डॉक्टर आर हेवर न्यूटन और चार्ल्स आर लेनेमैन, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर थे, प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त कई प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वामी जी के कार्यों, वेदांत दर्शन और भारतीय संस्कृति के प्रति गहन सहानुभूति रखते थे। यदि कुछ नाम लिए जाए तो उनमें शामिल थे कोलंबिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर सेठ लो, प्रोफेसर एवी विलियम्स जैक्सन, थॉमस आर प्राइस, निकोलस मरे बटलर, अर्नेस्ट जी साइलर, केल्विन थॉमस, एडोल्फ कोहन, रिचर्ड गॉथियल, ये सभी कोलंबिया विश्वविद्यालय से थे। साथ ही गैब्रियल एंगल्समैन न्यूयॉर्क सिटी कॉलेज से थे और लॉरेंस ए मैकलॉथ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। गर्मियों का मौसम था। शहर के अधिकांश निवासी या तो पहाड़ों की ओर चले गए थे या समुद्र तट की शरण में। ऐसे में स्वामी जी ने कोई विस्तृत व्याख्यान श्रृंखला आयोजित नहीं की। दरअसल वे शांति चाहते थे, कुछ समय एकांत में बिताना, अपने पुराने मित्रों और शिष्यों से आत्मीय संवाद करना, मुख्य रूप से शिक्षा देने पर ध्यान केंद्रित करना। जून 1900 के महीने में स्वामी जी ने केवल 4 बार व्याख्यान दिया, वह भी केवल रविवार को वेदांत सोसाइटी के कक्षों में। साथ ही उन्होंने 4 शनिवार की सुबह भगवत गीता की कक्षा भी ली। वेदांत सोसाइटी के सह सचिव की जून माह की रिपोर्ट में लिखा, 7 जून को स्वामी विवेकानंद कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क आए और 102 ईस्ट 58th स्ट्रीट पर स्थित वेदांत सोसाइटी के कक्षों में स्वामी तुरायानंद और स्वामी अभेदानंद के साथ ठहरे। उसी समय सिस्टर निवेदिता भी न्यूयॉर्क में उपस्थित थी और वे प्रायः सभी बैठकों में सहभागी बनी रही। शनिवार 9 जून की सुबह स्वामी विवेकानंद ने भगवत गीता की कक्षा का संचालन किया। इस कक्षा को सामान्यतः स्वामी तुरायानंद लिया करते थे, लेकिन उस दिन स्वामी जी ने उन्हें विश्राम दिया। 10 जून रविवार की सुबह स्वामी जी ने वेदांत सोसाइटी के कक्षों में एक महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। विषय था वेदांत दर्शन। कक्ष श्रोताओं से पूरी तरह भर चुके थे। छात्र, शिष्य, पुराने मित्र सभी स्वामी जी को सुनने को आतुर थे। शुक्रवार की शाम, यद्यपि वास्तव में वह मंगलवार 12 जून था,
स्वामी जी के सम्मान में एक सांध्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यह अवसर था उनके पुराने मित्रों के लिए फिर से उनसे मिलने का और उन छात्रों के लिए जो लंबे समय से राजयोग के प्रसिद्ध लेखक से मिलने की इच्छा रखते थे। उनके कुछ स्नेहिल शब्द और उनके हाथ की आत्मीय पकड़ श्रोताओं के लिए जीवन भर की स्मृति बन गए। उन्होंने अपने भाषण में वेदांत सोसाइटी के उद्देश्य और अमेरिका में हो रहे कार्यों की चर्चा की। अगली सुबह शनिवार 16 जून को उन्होंने एक बार फिर गीता कक्षा का संचालन किया और 17 जून रविवार को उन्होंने एक प्रेरणादायक व्याख्यान दिया, व्हाट इज रिलीजियन। उसी शाम सिस्टर निवेदिता ने भी व्याख्यान दिया, आइडियल ऑफ हिंदू वुमेन। उन्होंने अत्यंत सुंदर और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से भारतीय महिलाओं के सरल जीवन और निर्मल विचारों का चित्र प्रस्तुत किया। विशेष रूप से छात्राएं जो सदैव यह जानने को उत्सुक रहती थीं कि भारत की बहनें किस प्रकार सोचती हैं, जीती हैं, वो इस व्याख्यान से बहुत प्रभावित हुई। सिस्टर निवेदिता इस गहरी रुचि को देखकर प्रसन्न हुई और उन्होंने कई प्रश्नों के उत्तर दिए, जिससे अमेरिका के लोगों को भारतीय जीवन की झलक पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से मिली। 23 जून को स्वामी जी ने पुनः भगवत गीता की कक्षा का संचालन किया और 24 जून रविवार को उन्होंने एक अत्यंत भावपूर्ण विषय पर व्याख्यान दिया, मां की उपासना। उसी शाम सिस्टर निवेदिता ने फिर एक अद्भुत विषय प्रस्तुत किया, भारत की प्राचीन कलाएं। उनका भाषण रोचक था, ज्ञानवर्धक था, क्योंकि वे विषय की गहराई से परिचित थे। उनका यह संवाद उपस्थिति श्रोताओं के लिए प्रेरणादायी थी। 30 जून शनिवार की सुबह स्वामी जी ने फिर से गीता की कक्षा ली और 1 जुलाई रविवार की सुबह उन्होंने अपना अगला व्याख्यान दिया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिलीजियन। धर्म का स्रोत क्या है। पिछली बार की तरह, बल्कि अन्य कई पिछली बारों की तरह, इस बार भी सभा स्थान खचाखच भरा हुआ था। हर श्रोता के मन में यही भाव था, स्वामी जी को सुनना एक दुर्लभ सौभाग्य है। फिर 3 जुलाई को स्वामी विवेकानंद और स्वामी तुरायानंद ने न्यूयॉर्क से प्रस्थान किया। स्वामी जी डेट्रॉइट के लिए रवाना हुए, जहां वे अपने कुछ पुराने मित्रों से मिलने गए। तुरायानंद कैलिफोर्निया की ओर चल पड़े, जहां उन्होंने शांति आश्रम की स्थापना करनी थी और सैन फ्रांसिस्को के कार्य का नेतृत्व संभालना था। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि न्यूयॉर्क में कुछ समय बिताने के बाद सिस्टर निवेदिता 28 जून को फ्रांस के लिए रवाना हो गई। और जैसा कि ऊपर के विवरण से ज्ञात होता है कि 3 जुलाई को स्वामी विवेकानंद और स्वामी तुरायानंद न्यूयॉर्क से डेट्रॉइट के लिए निकले। उनके साथ एक और महिला थी, मिस मिनी सी बुक, जो स्वामी तुरायानंद के साथ कैलिफोर्निया जा रही थी। मिस बुक न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की सदस्य थी और स्वामी अभेदानंद की शिष्या भी। जून 1900 में मिस बुक ने स्वामी विवेकानंद को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा काउंटी में स्थित सैन एंटोन घाटी की 160 एकड़ भूमि भेंट की। यह क्षेत्र सैन फ्रांसिस्को से लगभग 100 मील दक्षिण पूर्व में स्थित था, माउंट हैमिल्टन की पूर्वी ढलानों के उस पार, जहां की चोटी पर प्रसिद्ध वेधशाला स्थित थी। यह स्थान सभ्यता से कोसों दूर था, रेलवे स्टेशन से 50 मील, निकटतम बस्ती से 12 मील और डाकघर से 3 मील दूर। यह स्थान दुनिया के उलझनों, शोर शराबे से परे एक गंभीर और ध्यानपूर्ण जीवन के लिए उपयुक्त था। भूमि स्वीकार करते हुए स्वामी विवेकानंद ने स्वामी तुरायानंद से कहा, जो अप्रैल से न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी में कक्षाएं और व्याख्यान ले रहे थे, कि वे अब कैलिफोर्निया जाएं, वहां वेदांत कार्य का नेतृत्व करें
और एक शांति आश्रम की स्थापना करें। स्वामी तुरायानंद, जो हमेशा ध्यान और तप में रमे रहते थे, कार्य में कूदने से हिचकते थे। उन्होंने विनम्रता से आपत्ति जताई। जब तर्क काम ना आया तो अंत में स्वामी जी ने भावुक होकर कहा, यह मां की इच्छा है कि तुम वहां का कार्य संभालो। इस पर स्वामी तुरायानंद मुस्कुराते हुए बोलो, ऐसा कहो कि यह तुम्हारी इच्छा है। क्या सचमुच तुमने मां की वाणी इस तरह सुनी है? हम मां की वाणी कैसे सुन सकते हैं? स्वामी विवेकानंद ने भर्राए स्वर में उत्तर दिया, हां भाई, मां की वाणी सुनी जा सकती है, उतनी स्पष्ट रूप से जितनी हम एक दूसरे को सुनते हैं। बस उस वाणी को सुनने के लिए एक सूक्ष्म चेतना चाहिए होती है। उनके स्वर में ऐसी तीव्रता और श्रद्धा थी कि स्वामी तुरायानंद कुछ भी कह ना सके। उन्होंने स्वामी जी की इच्छा को दैवी मां की आज्ञा के रूप में स्वीकार किया और पूर्ण प्रसन्नता के साथ कैलिफोर्निया के कार्य का उत्तरदायित्व संभालने को तैयार हो गए। स्वामी तुरायानंद जब विदा लेने से पूर्व स्वामी विवेकानंद से यह पूछते हैं, मुझे कोई सलाह दे कि मैं कार्य कैसे करूं, तो स्वामी जी के वेदना और उत्साह से भरे अंतिम शब्द आज भी स्मृति पटल पर अमिट है। जाओ, कैलिफोर्निया में आश्रम की स्थापना करो, वेदांत का ध्वज वहां फहरा दो, इस क्षण से भारत की याद तक मिटा दो और सबसे बढ़कर स्वयं उस जीवन को जियो, बाकी सब मां संभाल लेगी। स्वामी तुरायानंद ने लॉस एंजल्स, पेसाडेना और सैन फ्रांसिस्को की वेदांत सोसाइटियों का भ्रमण करने के बाद 2 अगस्त 1900 को पहली बार सैन एंटोन घाटी की उस भूमि पर पहुंचे जहां उन्होंने 12 छात्रों के साथ शांति आश्रम की आधारशिला रखी। फिर वे लगभग निरंतर वहीं रहे, जून 1902 तक, जब अस्वस्थता के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। इन 2 वर्षों में उन्होंने एक गंभीर सन्यासी का जीवन जिया, जैसा कि उन्होंने भारत में जिया था। उन्होंने आने वाले साधकों को ध्यान और आत्मानुशासन का प्रशिक्षण दिया। वर्षों तक सैन फ्रांसिस्को केंद्र के स्वामी द्वारा शांति आश्रम में 1 महीने के वार्षिक रिट्रीट आयोजित किए जाते रहे, जहां की आत्मा की साधना एकांत और शांति में होती थी। उधर स्वामी विवेकानंद जुलाई 1900 में थोड़े समय के लिए डेट्रॉइट में रुके, क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल और उनके परिवार के घर। यद्यपि वे लोग अधिक संपन्न नहीं थे, परंतु उनके प्रेम और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं थी। स्वामी जी ने वहां अधिकांश समय विश्राम में बिताया। केवल 1-2 बार उन्होंने कुछ अनौपचारिक चर्चाएं अपने निकट शिष्यों और मित्रों के लिए आयोजित की। 10 जुलाई को वे पुनः न्यूयॉर्क लौटे और फिर से वेदांत सोसाइटी में ठहरे, जहां से शीघ्र ही वे पेरिस के लिए रवाना हुए। स्वामी जी जा रहे थे, लेकिन उनके पीछे रह रहा था एक जला हुआ दीपक, जो अमेरिका की आत्मा को वेदांत की रोशनी में धीरे धीरे प्रकाशित करने वाला था। न्यूयॉर्क में बिताए गए अपने अंतिम 2 सप्ताह स्वामी जी ने विश्राम और एकांत में गुजारे। अपने निकटतम शिष्यों और अनुयायियों की स्नेहिल संगति में इस दौरान वे अपनी पुस्तकों के प्रकाशन कार्य में भी व्यस्त रहे। उन्होंने 27 जून को डेट्रॉइट रवाना होने से पहले क्रिस्टीन को लिखा था, यह मेरी वर्तमान योजना है। मुझे कुछ दिन न्यूयॉर्क में रुकना होगा ताकि मैं अपनी पुस्तकों को देख सकूं। मैं कर्मयोग का एक नया संस्करण और लंदन के व्याख्यानों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने जा रहा हूं। मिस वाल्डो उनका संपादन कर रही है और श्री लेगेट उन्हें प्रकाशित करेंगे। अब जब वे डेट्रॉइट से लौटे तो 24 जुलाई को उन्होंने मिस मैक्लियोड को लिखा, पुस्तकें अब वाल्डो और व्हिटमार्स के पास हैं
लगभग तैयार हो चुकी हैं। इन्हीं दिनों की बात है जब स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया। इस कार्य में उनकी सहायता की न्यूयॉर्क के एक शिष्य श्री हेनरी वैन हैगन ने, जो एक कुशल चित्रकार और प्रिंटर थे। 24 जुलाई को मिस मैक्लियोड को लिखे एक पत्र में स्वामी जी ने इस प्रतीक का भाव समझाया। सूरज बराबर ज्ञान, चंचल जल बराबर कर्म, कमल बराबर प्रेम, सर्प बराबर योग, हंस बराबर आत्मा। और यह जो ध्येय वाक्य है, हंस हमें वह भेजे, वह परमात्मा से प्रार्थना है। यह प्रतीक मन रूपी सरोवर का रूप है। न्यूयॉर्क में स्वामी जी जिन शिष्यों से प्रायः मिलने जाते, दर्शन और कार्य की योजनाओं पर चर्चा करते, उनमें प्रमुख थी मिस वाल्डो। उनकी एक और घनिष्ठ मित्र थी मिसेज एनी स्मिथ, जिन्हें वे स्नेह से मदर स्मिथ कहा करते। उन्होंने स्वामी जी को शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस और बाद में न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित समाजों में प्रवेश दिलाया था। मदर स्मिथ का जन्म भारत में हुआ था और युवावस्था से ही वे भारतीय दर्शन की ओर आकृष्ट थीं। वे अमेरिका में पूर्वीय विषयों पर व्याख्यान देने वाली जानी मानी वक्ता थी। स्वामी जी के महाप्रयाण के कुछ समय बाद उन्होंने लॉस एंजल्स और पेसाडोना में 4 वर्ष बिताए और उन्होंने लिखा, स्वामी जी द्वारा बोए गए आध्यात्मिक बीज संपूर्ण प्रशांत तट पर अंकुरित हो रहे थे। उन्होंने केवल हिंदू धर्म को ही नहीं बल्कि अमेरिका की अनेक धार्मिक धाराओं को भी एक नई चेतना प्रदान की। उसी समय स्वामी जी के एक और मित्र ने लिखा, इन 4 वर्षों में जब वे अमेरिका से दूर थे, स्वामी विवेकानंद की दृष्टि, संवेदना और अधिक विस्तृत हो गई थी। उनका ज्ञान और भी अधिक गहराई में चला गया था। यद्यपि अब व्याख्यानों और कक्षाओं का मौसम समाप्त हो चुका था, फिर भी स्वामी जी के पुराने मित्र उनकी उपस्थिति की आत्मिक उष्मा में स्नान कर रहे थे। अब उनकी सेहत पूर्णतः उत्तम थी। वे फिर से अपने प्रिय आत्मीय रूप में लौट आए थे, लेकिन अब उनमें एक नई गरिमा, एक उच्चतर चेतना भी समाहित थी जो उन्हें और भी अधिक वंदनीय बना रही थी। उन्हें इस युग में एक विश्व कार्य संपन्न करना था और जब तक वह पूर्ण ना हो जाए उनके लिए विश्राम संभव नहीं था। 26 जुलाई 1900 को जब स्वामी जी फ्रांस के लिए प्रस्थान कर गए तो उनके अमेरिका के दूसरे और अंतिम दौरे का समापन हुआ। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस के ऐतिहासिक दिनों से लेकर अब तक स्वामी जी ने लगभग 39 महीने अमेरिका में बिताए थे। इन वर्षों में उन्होंने महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक वेदांत का बीज बो दिया था। उन्होंने पूर्व और पश्चिम तट पर वेदांत सोसाइटीज की स्थापना की और जिन कार्यों की उन्होंने शुरुआत की थी उन्हें अपने प्रिय गुरु भाइयों के सक्षम हाथों में सौंपा। अब गर्मियों के इस शांत उजास में महान स्वामी जी अपने घर की ओर लौटने को तैयार थे, लेकिन उनके पीछे बचा था एक जागृत अमेरिका जिसकी आत्मा अब वेदांत की रोशनी से धीरे धीरे प्रकाशित होने लगी थी। जय स्वामी विवेकानंद।